हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ पे हम गाइस क्या कर रहे हैं, घटनासार करंट अफेयर्स की जो बुक है, जो आपकी 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक की है गाइस। इसमें अब जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। यह है पार्ट 5 इस बुक का गाइस, ठीक है। तो आज है हमारा 3rd डे इस बुक का। 5 दिन में से हमें किसी तरह से कंप्लीट करनी है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फिर उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है, हमने क्या क्या कर दिया। तो गाइस, यहाँ पे हमने पहला दूसरा पार्ट कर लिया है। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ है वो फटाफट हो जाएगा। 5 नहीं तो 6 दिन में हो ही जाएगा गाइस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, बिना टाइम वेस्ट करें। गाइस, यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मोदी की जो है अमेरिका यात्रा। इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने क्या है, एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 23 से 25 सितंबर 2021 के बीच अमेरिका की यात्रा की है। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने क्या संयुक्त राष्ट्र आम सभा यानी कि UNGA के 76वें सत्र को संबोधित किया और पहली क्वाड समिट में शामिल हुए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम जो है आपके कौन है, स्टॉक मॉर्सन, और जापान के जो पीएम है योशीहिदे सुगा से भी उन्होंने मुलाकात की। तो इन सब के अलावा क्या है, अपने अमेरिकी यात्रा की शुरुआत जो है 23 सितंबर को पीएम मोदी ने अमेरिका के 5 कंपनियों के CEO से मुलाकात से की, ठीक है। तो इस बैठक की क्वालकॉम के CEO आपके क्रिस्टानियो आर एमॉन और अडोबी के आपके शांतनु नारायण और फर्स्ट सोलर के आपके गाइस कौन, मार्ग विडमर, जनरल एटॉमिक के आपके कौन है, विवेक लाल, और ब्लैक स्टोन के स्टीफन ए सवार्जमैन शामिल थे। तो गाइस, इसमें लिखा है इस मुलाकात में पीएम मोदी ने उन्हें भारत में निवेश करने का न्योता दिया। फिर उसके बाद बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और दोनों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन, लोकतंत्र, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर क्या है, चर्चा हुई है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने कमला हैरिस को अपने नाना BP गोपालन से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज और गुलाबी मीनाकारी शतरंज सेट भी उपहार में दिया। फिर प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर को ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम कौन, स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। फिर लिखा है गाइस, दोनों नेताओं के साथ पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, आपसी संबंध और व्यापार को लेकर क्या है बातचीत की। फिर पीएम मोदी ने मॉरिसन को गुलाबी मीनाकारी की शिल्प से बना जहाज उपहार में दिया और वहीं जापानी पीएम सुगा को चंदन की बुद्ध की मूर्ति भेंट की। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर कई वैश्विक चुनौतियों को हल कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वहीं लिखा है कि वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो है आपके बाइडेन ने कहा है कि 2006 में जब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने कहा था कि 2020 में भारत और अमेरिका जो है अच्छे दोस्त होंगे। फिर लिखा है इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इस अवसर पर क्या है, बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय चुनौती का समाधान करने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी पर जोर दिया। फिर इसमें लिखा है क्वाड की शिखर बैठक। तो प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2021 को आयोजित क्वाड की पहली प्रत्यक्ष शिखर बैठक में हिस्सा भी लिया। और इस बैठक में अमेरिकी जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा, जो ऑस्ट्रेलिया के आपके प्रधानमंत्री हैं स्टॉक मॉरिसन ने भी हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने स्वतंत्र और सुरक्षित इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट किया, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से चीन की विस्तारवादी और आक्रामक नीति की आलोचना भी। फिर इसमें लिखा है क्लाइमेट चेंज और कोरोना महामारी, आतंकवाद को लेकर भी सदस्य देशों ने साथ काम करने की बात कही। फिर लिखा है यहाँ पे गाइस, नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। तो अमेरिकी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त रूप से महासभा के 76वें सत्र
को संबोधित करते हुए आतंकवाद और कोरोना महामारी पर महासभा का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें क्या है सख्त रुख अपनाने हेतु अफगानिस्तान की जमीन का किसी भी देश के विरुद्ध जो है प्रयोग न करने की बात की। और इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी की उत्पत्ति जैसे मुद्दे को उठाकर चीन की दुखती रग पर क्या कर दिया, हाथ रख दिया। फिर इसमें लिखा है पीएम ने संयुक्त राष्ट्र के सुधारों में हो रहे विलंब को लेकर भी कड़ी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर लिखा है मोदी ने अपने भाषण के दौरान भारत में विकास की गाथा को पूरी दुनिया के सामने भी रखा। संयुक्त राष्ट्र में अपनी संबोधन के बाद जो प्रधानमंत्री हैं न्यूयॉर्क से स्वदेश रवाना हो गए। पीएम मोदी अमेरिका से कुछ पुरानी और दुर्लभ कलाकृति जो है लेकर वापस लौटे। बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी को 157 कलाकृति भेंट की और ये सभी कलाकृति 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी की अवधि तक के साथ साथ जो है आपका 2000 ईसा पूर्व की है। और कुछ वस्तुएं दूसरी सीई से टेराकोटा फूलदान से संबंधित और 45 कलाकृतियां जो है प्राचीन समय की। अब लिखा है वैश्विक कोविड सम्मेलन। यहाँ लिखा है कि 22 सितंबर 2021 को वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन अमेरिका की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ। और सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी, एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। फिर लिखा है पीएम मोदी ने अमेरिका में कोविड-19 पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन कि डिजिटल माध्यम से संबोधन किया और उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे भेदभाव को खत्म करने पर भी जोर दिया। तो मोदी ने वैश्विक समुदाय के से जो है वैक्सीन के सर्टिफिकेट को पारस्परिक मान्यता देने की जो है अपील की। और उन्होंने वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ाने पर जोर दिया। फिर इस समय वैक्सीन की मान्यता को लेकर कई देशों में कई नियम लागू किए हुए, इस कारण दुनिया में बहुत बड़ी आबादी इनसे प्रभावित हुई है। तो वैसे आगे लिखा है प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में भारत ने 150 से अधिक देशों को मदद की और 95 देशों तक भारत में बनी कोरोना वैक्सीन पहुंचाई। ठीक है। अब है जर्मनी में एंजेला मार्केल सरकार सत्ता से हटी। फिर इसमें जर्मनी में 16 साल के चांसलर रही कौन, एंजेला मार्केल की जो सरकार है उनका अंत हो गया। और 27 सितंबर 2021 को हुए आम चुनाव में वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मार्केल के यूनियन ब्लॉक को क्या है पराजित कर दिया। फिर इसमें लिखा है कि वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से सर्वाधिक मदद प्राप्त करके बेहद करीबी मुकाबले से जीत हासिल करी और नए चांसलर के शपथ लेने तक क्या है मार्केल कार्यवाहक चांसलर बनी रही। फिर लिखा है परिणाम आने के बाद क्या है अब SPD पार्टी के लोग कौन, ओलाफ सुल्ज जर्मनी के नए चांसलर बने। और सभी 299 सीटों की मतगणना में सोशल डेमोक्रेट ने 25.9% वोट प्राप्त किए, जबकि यूनियन ब्लॉक ने 24.1%। और फिर है पर्यावरणविदों की ग्रीन्स पार्टी ने 14.8% और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और इसके बाद क्या है आपका कारोबार सुगमता की पक्षधर कौन, फ्री डेमोक्रेट्स को 11.5% वोट मिले। और 1949 के बाद ये पहली बार है जब डेनिश अल्पसंख्यक पार्टी क्या SSW संसद में एक सीट जीत पाई। फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट आपका चांसलर का चुनाव। तो जर्मनी की संसद में 598 सीटें हैं, जिसमें से आधे यानी कि 299 संसदीय पार्टी को मिले वोट के आधार पर चुने जाते हैं और इतने ही यानी कि 299 जो है जिले से चुनकर आते हैं। तो ये सांसद ही चांसलर का चुनाव करते हैं और किसी पार्टी को संसद में बहुमत मिल जाता है तो उसके चांसलर जो है आपका कैंडिडेट का मतलब उसका चांसलर कैंडिडेट का चांसलर बनना निश्चित हो जाता है। फिर लिखा है जर्मनी में सभी दलों के लिए चांसलर कैंडिडेट का नाम चुनाव से पहले बताना जरूरी होता है और इसी नाम और चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाता है। फिर लिखा है SPD उम्मीदवार जो आपका फ्रांसिस्का गिफी बर्लिन की पहली महिला मेयर मतलब बर्लिन पहली जो महिला मेयर है वो चुनी गई है। गिफी को 21.4% वोट मिले हैं और 18.9% वोट जो है आपके पाकर ग्रीन पार्टी जो उम्मीदवार कौन है आपकी बेटिना जारश्च तो ये दूसरे स्थान पर। यहाँ पे क्या है दलीय स्थिति देखिए तो यहाँ पे लिखा SPD 206 सीट्स मिली हैं। उसके बाद CDU
ASU आपका 196, फिर ग्रीस 118, फिर लिखा है FDP आपका 92 के साथ, फिर है AFD आपका 83 और लिंक के, और फिर आप अन्य बाकी देख सकते हैं। इसमें लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं तो गाइस इसने लिखा है कि आपका जो है आपका वैश्विक बौद्धिक संपदा द्वारा 20 सितंबर 2021 को विश्व के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है। और 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या है? ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइमिक क्राइसिस। ठीक है, फिर वैश्विक बौद्धिक संगठन द्वारा जारी ये आपका GII का 14वां जो है संस्करण है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 46 है। चलिए, दुनिया के 132 देशों में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में जहां स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर है, वहीं अफ्रीका जो है, मध्य अफ्रीकी देश जो है अंगोला, वो आपका लास्ट में है, अंतिम स्थान पर है। फिर लिखा है वैश्विक। तो गाइस इसमें क्या है, भारत की स्थिति में जो है पिछले साल से सुधार हुआ है। ठीक है, 2015 में भारत 81, 2021 में 48वें स्थान पे है। तो भारत की GII रैंकिंग में लगातार सुधार का कारण क्या है? ज्ञान की समृद्धि पूंजी, और फिर लिखा है जीवंत स्टार्टअप परिवेश, फिर सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों के शानदार कार्यों का बड़ा योगदान रहा है। कोविड महामारी के कारण पैदा हुए क्या अभूतपूर्व संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में नवाचार सबसे आगे रहा है, और यह क्या है, देश के विकास पथ पर अग्रसर करने और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जैसा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान में निहित है। तो लिखा है विशाल ज्ञान पूंजी, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम और सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के कारण क्या है, GII रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है भारत का। ठीक है, फिर लिखा है परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, जैव विविधता विभाग, अंतरिक्ष विभाग, वैज्ञानिक विभागों ने राष्ट्रीय नवाचार इकोसिस्टम को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 36.4 के स्कोर के साथ कौन से स्थान पर है? 46वें स्थान पर है। और मध्य आय वर्ग समूह में भारत वियतनाम के बाद जो है दूसरे स्थान पर गए। यहाँ पे 10 देशों का इसमें लिखा गया है। तो फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड, देन आपका स्वीडन है, अमेरिका है, फिर आपका ब्रिटेन है, फिर आपका कोरिया गणराज्य है, 6 नंबर पे नीदरलैंड, फिर फिनलैंड, आपका सिंगापुर है, डेनमार्क है, जर्मनी। फिर लिखा है ब्रिक्स देशों ने भारत की स्थिति ब्राज़ील और क्या है दक्षिण अफ्रीका के से जहां बेहतर है, वहीं चीन और रशिया से आपकी भारत से बेहतर, मतलब ये जो चीन और रशिया और भारत से। चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो चीन है गाइस उसकी 12 है, रशिया की है 46, उसके बाद आ जाता है भारत, तो उसके बाद हमारे हैं ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। फिर लिखा भारत के पड़ोसी देशों में जैसे कि श्रीलंका है, उसकी रैंकिंग है 95, भारत की कितनी गाइस 46 है। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान 99 के साथ है, और नेपाल 111, और आपका बांग्लादेश है 116 रैंक के साथ। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे और भी देखते हैं सूचकांक में निम्न जो सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में गाइस है अंगोला, फिर उसके बाद है उससे ऊपर है आपका म्यांमार, येमेन है, उससे ऊपर गिनी है, फिर नाइजीरिया है, और उसके बाद है बेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक दुनिया भर के सरकारों के लिए अपने अपने देशों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आकलन करने का आधार है, और पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक नवाचार सूचकांक में खुद को विभिन्न सरकारों के लिए एक नीति उपकरण के रूप में स्थापित किया है और मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करने में मदद की है। फिर लिखा है यह सूचकांक दुनिया भर के देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत ब्यौरा जो है प्रदान करता है, और 80 संकेतक राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, व्यापार परिसर सहित जो है नवाचार की व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं। तो इसमें लिखा है WHO द्वारा 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंड में संशोधन। लिखा है यहाँ पे गाइस विश्व, तो गाइस यहाँ लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश यानी कि क्या लिखा है XQG में कड़े संशोधन की घोषणा की है। तो 2005 के बाद WHO द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता में ये पहला संशोधन किया गया। नए दिशा निर्देशों में WHO ने ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि जो PM है सहित प्रमुख प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य जोखिम स्तर को कम कर दिया है। फिर लिखा है नए दिशा निर्देशों के तहत WHO ने PM 2.5 सहित कई प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य सीमा कम कर दी है, और PM 2.5 सांद्रता ये है 15 म्यूग्राम पर MQ से नीचे रहनी चाहिए, और नई सीमा के अनुसार जो है औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से क्या है गाइस अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें लिखा है कि वायु गुणवत्ता से हर साल कम से कम दुनिया भर में जो है 70 लाख लोगों की समय से पहले क्या मौत हो जाती है। फिर संशोधित दिशा निर्देश दुनिया के
देशों को जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये दिशा निर्देश देश पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। वायु गुणवत्ता का स्तर कम होने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो भारत दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों में से एक बना हुआ है और नई दिल्ली में जो है 2002 में PM 2.5 औसतन सांद्रण की स्थिति है 17 गुना अधिक थी, 17 गुना अधिक थी। ठीक है, ये स्तर जो है जो निर्धारित स्तर अभी हमने बताया ना गाइस, उससे इसमें दिल्ली में कितना है 17 गुना अधिक है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में भी बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें लिखा है सांघाई सहयोग संगठन की जो है 21वीं शिखर बैठक। तो गाइस ये जो है आपकी कब हुई है, 17 सितंबर 2021 को हुई है। दुशांबे कहाँ, तजिकिस्तान में हुई है। फिर हाइब्रिड प्रारूप में हुई है गाइस ये। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि ये शिखर जो बैठक है तजिकिस्तान के जो आपके राष्ट्रपति है एमोमली रहमान, उनकी अध्यक्षता में हुई है। यह हाइब्रिड प्रारूप के आयोजन में आयोजित पहला CEO शिखर सम्मेलन SCO जो शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन था, जहां भारत और पाकिस्तान ने SCO को पूर्ण सदस्य के रूप में जो है हिस्सा लिया। दोनों को कब भारत और पाकिस्तान को एक साथ इसमें क्या है सदस्य बनाया गया था। फिर इसमें लिखा है सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया और जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने की। फिर इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के संबंध में क्या है वैश्विक विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। और फिर लिखा है सम्मेलन को SCO के अन्य सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और जो शासनाध्यक्ष हैं उनने भी क्या है संबोधित किया। फिर लिखा है सम्मेलन में नेताओं ने पिछले 2 दशक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की और राज्य और भविष्य के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। तो SCO शिखर सम्मेलन के बाद क्या होता है, SCO तथा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बीच अफगानिस्तान पर एक क्या है आउटरीच सत्र हुआ। फिर 2021 में SCO अपनी जो है स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। फिर लिखा है ये स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, शांतिप्रिय और आतंकवाद से मुक्त अफगानिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद किए जाने के समर्थन में SCO के नेताओं ने बैठक में कहा कि युद्ध प्रभावित इस देश में एक ऐसी मजबूत और समावेशी सरकार का होना जरूरी है जिसमें सभी धर्मों, संप्रदाय और राजनीतिक समूह का प्रतिनिधित्व हो। तो इसमें लिखा है सालाना शिखर बैठक के अंत में जारी एक संयुक्त घोषणा में SCO सदस्य देशों के नेताओं ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। फिर लिखा इसमें कहा गया कि SCO क्षेत्र में सुरक्षा और मजबूती बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में अफगानिस्तान में जल्द से जल्द हालात का समाधान निकालना भी शामिल है। तो गाइस निकल गया समाधान। फिर यहाँ पे लिखा है SCO नेताओं ने अफगानिस्तान का अस्तित्व एक स्वतंत्र, मजबूत, संगठित, लोकतांत्रिक, शांतिप्रिय राष्ट्र के तौर पर कायम किए जाने का समर्थन किया। तो गाइस यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है अगस्त के मध्य में अफगानिस्तान का नियंत्रण हासिल करने वाले तालिबान ने वहाँ एक ऐसी समावेशी सरकार का वादा किया है जो अफगानिस्तान के सभी संप्रदायों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी हो, लेकिन उसमें इसमें क्या लिखा है गई कोई हजारा सदस्य और अंतिम मंत्रिमंडल में कोई भी महिला शामिल नहीं है। चलिए, फिर इसमें लिखा है कि ईरान SCO का 9वां सदस्य देश। फिर लिखा है ईरान को आधिकारिक तौर पर जो है SCO मतलब क्या है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पूर्ण सदस्य के रूप में जो है 17 सितंबर 2021 को मान्यता दी गई। दुशांबे में SCO नेताओं ने ईरान के पूर्ण सदस्य के रूप में जो है स्वीकार करने का निर्णय लिया। इससे पूर्व ईरान पिछले 15 वर्ष से इस संगठन में क्या था, पर्यवेक्षक देश था। तो SCO के 21वें जो है शिखर सम्मेलन के अंत में संगठन में 8 मुख्य सदस्यों के नेताओं ने ईरान के इस्लामिक गणराज्य की यह सदस्यता को एक पर्यवेक्षक सदस्य के पूर्ण सदस्य में बदलने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग फटाफट। फिर इसमें लिखा है तदनुसार ईरान संगठन के मुख्य सदस्यों में से एक बनने की तकनीकी प्रक्रिया शुरू हो गई। और फिर क्या है ईरान अब से महत्वपूर्ण जो आपका क्षेत्रीय संगठन के मुख्य सदस्य के रूप में सदस्य देशों के साथ क्या है सहयोग और बातचीत करेगा। फिर लिखा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का नया संगठन, उसका नाम है ऑकस। फिर इसमें लिखा है गाइस ये क्या है एक त्रिपक्षीय सुरक्षा
साझेदारी क्या ऑकस की नई साझेदारी की घोषणा की गई यहाँ पे। फिर लिखा है त्रिपक्षीय गठबंधन की औपचारिक रूप से घोषणा जो है 15 सितंबर 2021 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष कौन है, स्कॉट मॉरिसन और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण के साथ की। फिर यहाँ पर ऐतिहासिक नए गठबंधन यानी कि ऑकस को क्या है टेलीविजन पर प्रसारित कर संयुक्त संबोधन के दौरान जो है डिजिटल माध्यम से शुरू किया गया। इस गठबंधन के तहत तीन राष्ट्र संयुक्त क्षमताओं के विकास करने, प्रौद्योगिकी को साझा करने, सुरक्षा के गहन एकीकरण को बढ़ावा देने और रक्षा संबंधी विज्ञान प्रौद्योगिकी औद्योगिक केंद्र और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर सहमत हुए। फिर लिखा ऑगस्ट की पहली बड़ी पहल के तहत जो है अमेरिका ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा के चलने वाली पनडुब्बी का एक बेड़ा जो बनाएगा, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। फिर लिखा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस अवसर पर कहा है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी और हम भले ही भौगोलिक आधार पर अलग हों लेकिन हमारे जो है हित और मूल्य क्या है साझे हैं। फिर लिखा है वर्चुअल संबोधन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन भी जो है उपस्थित थे। फिर इसमें लिखा है इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि नई साझेदारी का उद्देश्य मिलकर काम करना और हिंद प्रशांत की सुरक्षा और स्थिरता को सुरक्षित करना है। फिर ऑस्ट्रेलियाई जो प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि अगले 18 महीने में 3 देश सर्वश्रेष्ठ मार्ग तय करने के लिए जो है मिलकर काम करेंगे। फिर ऑक्स का नाम क्या है, वैसे इसका नाम देख लेते हैं एक बार। फिर लिखा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्वांटम प्रौद्योगिकी भी इसके दायरे में आता है और इसमें क्या है AUKUS नाम से जाना जाता है और लेकिन इसका यह ऑक्स क्या है वैसे का मतलब जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका। ओके, तो ये हो गया कुछ ऐसे पता नहीं वैसे। फिर लिखा है ऑक्स का जो है फ्रांस का विद्रोह इसमें लिखा है अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी यानी कि फ्रांस ने ऑक्स के गठन के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों वापस बुला लिया है और फ्रांस अमेरिका में 18वीं शताब्दी की क्रांति के दौरान क्या हो बने रिश्ते के में जो है दरार का कारण अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ये गठबंधन बनाना है और इसके चलते फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया से अरबों डॉलर का पनडुब्बी करार टूटा है क्योंकि उसे ये जो आपका है एटमी ऊर्जा परमाणु तकनीक अमेरिका से मिल रही है। फिर इस यहाँ पे आगे लिखा है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी के निर्माण के लिए जो है 2016 में फ्रांस सरकार के स्वामित्व वाली नौसैनिक कंपनी के साथ करीब 66 अरब डॉलर का सौदा हुआ था, जो अब क्या है खत्म हो गया है। तो इससे फ्रांस नाराज है और फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पनडुब्बी समझौता खत्म करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती है और उनका ये जो है व्यवहार अस्वीकार्य है। फिर लिखा है टाइम की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची। तो कैसे कब आती है 2011 में है ये टाइम्स पत्रिका द्वारा और उसमें क्या लिखा है ये अपनी वार्षिक सूची मतलब क्या कब जारी हुई है 15 सितंबर 2021 को। फिर इसमें लिखा है गाइस इसमें भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO अदान पूनावाला को 2021 में क्या है इसमें लिखा है कि ये 3 भारतीय नाम है जिन्हें 100 मतलब ये जो आपकी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। फिर लिखा है सूची की 6 श्रेणियाँ कौन सी हैं। एक तो हो गया प्रतीक, फिर हो गया पायनियर्स, फिर टाइटन्स कलाकार, नेता और क्या है नव प्रवर्तनकर्ता में बांटा गया। फिर इसमें लिखा है इस वैश्विक सूची में शामिल प्रमुख हस्तियां कौन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, फिर अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, फिर आपके ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी और मेघना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं तालिबान के सह संस्थापक और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ठीक है, इसराइल के प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और क्या है टेस्ला के CEO एलन मस्क भी इस सूची में शामिल है। और इसके अलावा क्या है सूची में
टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका और रूसी विपक्ष कार्यकर्ता आपके एलेक्सी नवलनी और फिर संगीत आइकन कौन ब्रिटनी स्पीयर्स, फिर है एशियाई प्रशांत नीति और योजना परिषद के कार्यकारी निदेशक कौन है मंजूषा पी कुलकर्णी और एप्पल के सीईओ टिम कुक, और फिर जो है अभिनेता कौन केट विंसलेट, और पहली अफ्रीकी WTO की नेतृत्व करने वाली महिला कौन है नागोजी ओकोंजो इत्तिआला शामिल है। फिर लिखा है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीट्स रिपोर्ट 2021। तो गाइस इसमें लिखा है कि बोटैनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा 1 सितंबर 2021 को स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज रिपोर्ट 2021 जारी की गई। तो रिपोर्ट के अनुसार जंगली पेड़ों की आधे से ज़्यादा जो प्रजातियां हैं विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंच गई है। इससे वैश्विक स्तर पर जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र के चरमराने का खतरा बढ़ गया है। और इसमें लिखा है 5 साल तक चले अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में जंगली पेड़ों की जो है इतनी प्रजातियों का अस्तित्व गंभीर संकट में पाया गया है और यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर पेड़ों की कुल ज्ञान प्रजातियों का 80% है। फिर इसमें लिखा है अध्ययन रिपोर्ट में 7.1% अन्य प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में होने की बात सामने आई है और 21.6% जो प्रजातियों की वर्तमान स्थिति का जो है विश्लेषण नहीं किया जा सका, और जबकि 41.5% जो प्रजातियां हैं उसका अस्तित्व क्या है शोधकर्ताओं को सुरक्षित मिला है। फिर लिखा है अध्ययन में ब्राज़ील में विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है गाइस 1788 है, और फिर महोगनी हो गया, शीशम हो गया, यूजीनिया हो गया, ये प्रमुख है। फिर लिखा है वे वनस्पति विविधता की दृष्टि से क्या है कम संपन्न माने जाने वाले यूरोप और उत्तर अमेरिका में भी पेड़ों की कई प्रजातियां खतरे में मिली हैं। फिर लिखा है अध्ययन में कीटों का आतंक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग विलुप्ति का मुख्य कारण बोला जा रहा है। फिर इसमें लिखा रिपोर्ट के अनुसार 4099 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में माना जा रहा है, जबकि 142 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। लिखा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीट रिपोर्ट के मुताबिक विलुप्त प्राय पेड़ पौधों की संख्या जो है विलुप्तीकरण के कगार पर पहुंचे, जो पक्षियों, उभयचर और सरीसृप और स्तनपाई जीवों की संख्या को दुगुना है। फिर इसमें लिखा पेड़ ऑक्सीजन उत्पादन, ईंधन, भवन निर्माण, बारिश के दृष्टिकोण से अहम है और इस तरह इनकी सुरक्षा जो है इंसानों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। गैस यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक विविधता वाले देशों की बात करें तो गैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले नंबर पर ब्राज़ील का नाम लिखा है। तो ब्राज़ील में क्या है कितनी प्रजातियां ये लिखी है विलुप्त प्राय और कितने प्रतिशत में लिखी हैं आपकी गैस। फिर लिखा है आपका कोलंबिया का नाम है, आपकी प्रजातियां लिखी है विलुप्त प्राय लिखी हैं। फिर यहाँ पे इंडोनेशिया है, प्रजातियां विलुप्त प्राय कितनी हैं। और फिर मलेशिया, वेनेजुला और चीन गैस इसका डेटा आप देख सकते हैं। फिर लिखा है खतरे में प्रमुख प्रकार में क्या गैस कृषि, खतरे के प्रमुख प्रकारों में कृषि है 29%, फिर है कटाई आपका 27, पशुपालन 14, निर्माण आग, फिर है खनन 9%, औद्योगिक इस्तेमाल 6%, प्राणी और आपकी जलवायु परिवर्तन का इसका डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, चीन में बना दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो इसमें लिखा है चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे बनाकर अपनी तकनीकी कुशलता का परिचय दिया है और ये एक्सप्रेसवे चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो है तिब्बत स्वायत्त शासी क्षेत्र में बनाया गया है। फिर लिखा है दुनिया का सबसे ऊंचा ये एक्सप्रेसवे चीन के क्या नागक्यू से तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है। फिर लिखा है चीन के यातायात मंत्रालय के अनुसार फिलहाल इसका 227 किलोमीटर लंबा सेक्शन खोला गया है जो नागक्यू से यांगवाजेन तक है और नागक्यू से लहासा तक जो इसकी दूरी है गैस कितनी है, पूरी दूरी कितनी है 295 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे की जो औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है, यानी कि 763 फीट है। और इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है G6 बीजिंग लहासा एक्सप्रेसवे, और ये जो है चीन की पहली ऐसी सड़क है जो तिब्बत की राजधानी को सीधे उत्तरी तिब्बत और चीन के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 की बात करते हैं गैस, कब जारी हुआ है 10 अगस्त 2021 को। इसमें कितने देश हैं 181 देश है वैश्विक युवा। तो गैस इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है कि जो आपका 2010 और
2018 के बीच दुनिया भर में जो है युवाओं की स्थिति में 3.7% का सुधार है, लेकिन ये जो है जो प्रगति है ना वो बहुत धीमी है। तो इसमें लिखा है, इसमें जो शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है और सबसे आखिरी स्थान पे चैड है। 5 स्थानों की बात करें स्टार्टिंग के, तो सिंगापुर है, स्लोवाकिया है, फिर स्लोवेनिया है, ठीक है, सिंगापुर, स्लोवेनिया, नॉर्वे, फिर है माल्टा और डेनमार्क है। और सबसे निचले 5 देशों की बात करते हैं तो गाइस चैड है 181वें रैंक पे है, और फिर सेंट्रल अफ्रीकन है आपका, फिर दक्षिण सूडान है, अफगानिस्तान है, फिर नाइजीरिया। फिर एक वैश्विक जो ये सूचकांक है उसमें जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति, सुरक्षा और राजनीतिक नागरिक भागीदारी के विकास पर जो है पर आधारित है इसके जो सूचकांक है। और इसके अंतर्गत 0.00 यानी कि सबसे निम्नतम है और 100 जो है उच्चतम स्कोर है, ठीक है। और इसमें लिखा है कितने देश है, 181 देश हैं, और इसमें 156 देशों 181 में जो है 156 देशों ने अपने स्कोर में कम से कम जो है मामूली सुधार किया है। तो यहाँ पे शीर्ष 5 सुधारकर्ता देशों की बात करें तो अफगानिस्तान है, भारत है, रूस है, इथियोपिया है और आपका बुर्किना फासो है। तो इन देशों ने क्या है अपने स्कोर में औसतन 15% का सुधार किया है, ठीक है। फिर लिखा है सूचकांक के अनुसार जो है लीबिया, सीरिया, यूक्रेन, जॉर्डन एंड लेबनान जैसे देशों ने जो है 2010 से 18 के बीच युवा विकास में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है। ये हो गए गिरावट वाले। फिर लिखा है वैश्विक, तो वैसे यहाँ पे लिखा है भारत जो है आपका, भारत का जो रैंकिंग है वो 188 कितने हैं टोटल देश, तो 188 में गए भारत की रैंकिंग 122 है, ठीक है। 2010 से 18 के बीच का इसमें भी सुधार हुआ है 18.7% का। फिर आगे बढ़ते हैं, विभिन्न मानकों में भारत की स्थिति देखते हैं। तो शिक्षा में गए देख लीजिए आप 100 कितनी है, रोजगार अवसर में कितनी है, समानता में कितनी है, स्वास्थ्य में कितनी है आपकी, शांति व सुरक्षा में कितनी है, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में कितनी। ये सूचकांक जो है आपका साक्षरता मतदान सही जो है 27 संकेतों के आधार पर स्कोर प्रदान करता है। दुनिया भर में 15 से लेकर 29 वर्ष के युवाओं के 1.8 बिलियन लोगों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। फिर इसमें लिखा है सूचकांक में शीर्ष 10 देशों की बात करें तो सिंगापुर हो गया, स्लोवेनिया है, नॉर्वे है, माल्टा, डेनमार्क है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है आपका, नीदरलैंड, आयरलैंड एंड पुर्तगाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो बेकार सबसे लास्ट में देश हैं 5, वो है चैड है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, दक्षिण सूडान है, अफ्रीका है, नाइजीरिया है। फिर कहते हैं यहाँ पे लिखा है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। तो इसमें अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कौन, कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा अगस्त 2021 में दुनिया के 47 देशों की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है रिपोर्ट जारी करी है। तो ये सूचकांक यूरोप, अमेरिका, एशिया प्रशांत के 47 देशों में क्या है वैश्विक विनिर्माण के लिए सर्वाधिक लाभप्रद स्थानों का आकलन करता है। फिर लिखा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत वैश्विक स्तर पर क्या द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक मांग वाला जो है विनिर्माण गंतव्य बना है, और जो कि है मुख्य रूप से लगातार प्रतिस्पर्धात्मकता से प्रेरित है। फिर इसमें ये सूचकांक भारत में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और विगत वर्ष में अमेरिका दूसरे स्थान पर था। फिर सूचकांक में चाइना पहले और भारत दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर आ गया, और चीन वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मांग वाला जो है विनिर्माण गंतव्य है। फिर लिखा है जो आपका सूचकांक में अमेरिका के बाद क्रमशः कनाडा है, चेक गणराज्य है, इंडोनेशिया है, लिथुआनिया है, थाईलैंड, मलेशिया, हॉलैंड है। फिर सूचकांक में रैंकिंग को निर्धारित करने के लिए 4 मानदंड हैं। कौन से विनिर्माण में पुनः शुरू करने के मामले में देश की क्षमता होगी, फिर कारोबारी माहौल हो गया आपका, प्रतिभा, श्रम की उपलब्धता और बाजार तक पहुंच, ठीक है। तीसरा हो गया आपका संचालन लागत, चौथा हो गया जोखिम यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। फिर लिखा है सूचकांक में भारत पर बढ़ते फोकस का श्रेय भारत की परिचालन स्थिति और लागत प्रति स्पर्धात्मकता को दिए जा रहा है, और इसके अलावा भारत ने आउटसोर्सिंग की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और इसे वार्षिक आधार पर क्या है भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। लिखा है चीन को दुनिया का सबसे प्रदूषित इसमें लिखा है चीन का होटन जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो ब्रिटिश कंपनी क्या है हाउस फ्रेश द्वारा 18 अगस्त 2021 को जारी 2020 में दुनिया के 50 शहरों की सूची में चीन का जो होटन शहर है वो दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और भारत का कौन सा है, गाजियाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो गाजियाबाद में जो आपका 2.5 जो PM 2.5 है उसका औसत गुणवत्ता सूचकांक कितना है 106.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो है दर्ज किया गया है, जो कितना होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 होना चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ देखिए फिर लिखा है यहाँ पे
कि PM 2.5 सबसे छोटा वायुकण में से एक है और इसका जो आकार है 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास है और इसका हवा में मौजूद कणों के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि रिपोर्ट में चीन के झिंजियांग प्रांत का होटन शहर जो सबसे प्रदूषित शहर है और ये जो वायु गुणवत्ता सूचकांक था 110.2 माइक्रोग्राम जो है PM3 के PM 2.5 है। फिर इसमें ज़्यादातर रेतीले तूफान के कारण क्या होटन शहर में प्रदूषण से स्तर जो है ज़्यादा प्रदूषण का जो स्तर है ज़्यादा रहता है क्योंकि ये तकलामारकन रेगिस्तान के निकट है। फिर लिखा है बांग्लादेश का मानिकागंज पता नहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 30 स्थान पर। फिर दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में जो है 49 शहर किसके बांग्लादेश के हैं, चीन और भारत और पाकिस्तान के ही हैं। तो गाइस इनमें तो आधे क्या गाइस 49 शहर हैं इन चार के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश है और उसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत, फिर मंगोलिया आता है। फिर लिखा है आपका रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का शहर जो आपका जुडबरी सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो गैस इसमें जो मतलब ये शीर्ष स्थान पर। फिर लिखा है अमेरिका के हवाई में कैलुआ कोना और फिनलैंड में आपका मुओनियो क्या है दूसरे और तीसरे स्थान पर मतलब स्वच्छ होने की सूची में। फिर लिखा है एम्स्टर्डम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड क्या है स्टील ब्रिज। ओके, तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है वहाँ पे निर्मित किया गया। तो ब्रिज को तैयार करने वाली नीदरलैंड की कंपनी कौन है? MX3D ने जो है 15 जुलाई 2021 को अपने उद्घाटन किया है और 18 जुलाई 2021 को इसे आम जनता के लिए जो है खोल दिया गया। 3D प्रिंटेड आपका स्टील ब्रिज को रोबोट द्वारा बनाया गया है और उसी ने इसका जो है डिज़ाइन बनाया और जोड़ा काटा और क्या है फिर परत दर परत इसे क्या है लगाकर पूरा किया। फिर लिखा है 12 मीटर लंबे इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है। इसे तैयार होने में करीब कितना टाइम लगा है? 6 महीने का समय लगा। इस ब्रिज को जो है नाव द्वारा लाया गया और क्रेन से नहर पर लगाया गया। फिर लिखा है इस ब्रिज का नाम MX3D रखा गया। ब्रिज में 1 दर्जन से अधिक क्या है आपका सेंसर लगे हुए हैं और इस ब्रिज का जो है वजन कितना है 6 टन है। फिर लिखा है कि ये ब्रिज जो है एम्स्टर्डम शहर में और आर्चटरबर्ग वाला नहर पर है। ओके गाइस, ये नहर आप देख लीजिएगा एक बार। फिर लिखा है इस ब्रिज को इस ब्रिज को जॉरिस लारमन लैब द्वारा डिज़ाइन किया गया है और ये पहली बार वर्ष 2018 में डच डिज़ाइन वीक के दौरान इसका क्या है अनावरण किया गया। फिर इसमें लिखा है यह ब्रिज जो है सामान्य से ज़्यादा मजबूत है और इसके कंप्यूटर में क्या है सिमुलेट करके बनाया गया। फिर लिखा है विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2021 रिपोर्ट। तो इसमें लिखा है FAO ने 22 जुलाई 2021 को विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति शीर्षक संबंधी रिपोर्ट जारी की। फिर लिखा इस रिपोर्ट को वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट में 63 जो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों के अध्ययन पर जो है आधारित है और इसमें लोगों की आय में परिवर्तन पर जो है 5 अरब की जनसंख्या को कवर किया गया है। फिर रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 720 से जो है 811 मिलियन लोगों को भूख का जो है सामना करना पड़ा जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। फिर लिखा है विश्व स्तर पर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्या है वर्ष 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका है और रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के 12% को गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ा है। फिर लिखा है वर्ष 2020 में 2.37 बिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका और विश्व के आधे से अधिक जो है कुपोषित एशिया में है और क्या है 1/3 से अधिक अफ्रीका में मिलेंगे आपको। फिर लिखा है वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में अफ्रीका में लगभग जो है 46 मिलियन से अधिक और एशिया में 57 मिलियन से अधिक और लैटिन अमेरिका और क्या कैरेबियन में कितना 14 मिलियन से अधिक लोग भूख से प्रभावित थे। फिर लिखा है वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में लगभग 11.8 करोड़ से अधिक लोगों को भूख का सामना करना पड़ा और जो लगभग 8% वृद्धि को दर्शाता है। फिर लिखा है यहाँ पे आइसलैंड में हवा से कार्बन लाने वाले दुनिया के सबसे बड़े क्या प्लांट की शुरुआत। यहाँ पे लिखा है कि आपका आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड
को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन जो है सितंबर 2021 में जो है शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये संयंत्र का नाम क्या है, ये लिखा है ओरका। ठीक है, ओरका है, जिसका अर्थ क्या होता है, आइसलैंडिक शब्द यानी कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, यह प्रतिवर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है। तो हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा और यहाँ इसे जो है चट्टान में बदल दिया जाएगा। फिर लिखा है स्विस, यहाँ लिखा है स्विस स्टार्टअप क्लाइम वर्क्स एजी के साथ साझेदारी में आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म कार्बफिक्स द्वारा सुविधा विकसित की गई है जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में निपुण है। फिर लॉन्च की गई तकनीक जो है भविष्य में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक जो है प्रमुख उपकरण बन सकती है। फिर लिखा है फिलीपींस संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस यहाँ पे लिखा है 23 जुलाई 2021 को फिलीपींस आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन में मंजूरी देने वाला विश्व का पहला जो है देश बन गया। और फिर आगे लिखा है कि जो है विशेषज्ञों के अनुसार फिलीपींस द्वारा लिए गया यह निर्णय देश में खाद्य असुरक्षा की चुनौती को संबोधित करने के साथ साथ बच्चों की कुपोषण की जो समस्या है उसको कम करेगा। फिर विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन से भरपूर होने के कारण क्या है, यह राइस यानी कि चावल बचपन के अंधेपन जैसे रोगों के से बचाव के लिए क्या है उपयोगी होगा। फिलीपींस के गरीब समुदाय के 5 में से एक बच्चा विटामिन ए की कमी से ग्रसित है। फिर लिखा है विश्व स्तर पर 190 मिलियन बच्चे जो विटामिन ए की कमी से पीड़ित है। फिर गोल्डन राइस का विकास फिलीपींस चावल अनुसंधान संस्थान कृषि विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया गया। फिर इसमें लिखा है IRRI के अनुसार फिलीपींस में 5 वर्ष से कम के आयु के लगभग जो है 70% बच्चों को विटामिन ए की कमी होती है। इसमें लिखा है गोल्डन राइस दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में वाणिज्यिक प्रसार के लिए अनुमोदित पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल। फिर कैसे यहाँ पे लिखा अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा 15 अगस्त 2021 को क्या है काबुल पर कब्जा करने के करीब 21 दिन के बाद क्या है 7 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा की गई और नए सरकार में जो है 33 मंत्री को शामिल किया गया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को जो है अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है और मुल्ला बरादर और मौलवी हन्नाफी को उप प्रधानमंत्री जो है बनाया गया। फिर तालिबान के प्रमुख शेख हिबुदुल्लाह अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होंगे। फिर लिखा है तालिबान के कैबिनेट में ऐसे लोगों को भी जगह दी गई है जो अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है सरकार ने अमेरिका नीत गठबंधन और अफगान सरकार के सहयोग के खिलाफ क्या है 20 साल तक चली जंग में दबदबा रखने वाली तालिबान की शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया है। लेकिन इस सरकार में गैर तालिबानी को जगह दिए जाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। तालिबान के पिछले शासन में अंतिम वर्षों में मुल्ला हसन अखुंद ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर काबुल में तालिबान की सरकार का नेतृत्व किया था। फिर का मुल्ला बरादर और मौलवी हन्नाफी को उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। फिर लिखा है बरादर ने अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इसके तहत अमेरिका पूरी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकल गया। फिर लिखा है हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी को गृह मंत्रालय दिया गया और सिराज हक्कानी जो है अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसके अलावा मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया। गाइस क्या क्या है, फिर इसमें लिखा है खैर खबा को सूचना मंत्री का पद दिया गया है। फिर अब्दुल हकीम को क्या है न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। तो गाइस ये सब क्या फालतू की बातें, ये लोग क्या करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है शेर अब्बास इस्टानिक जई को गाइस आपका डिप्टी विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं गाइस हजीबुल्लाह मुजाहिद को क्या है सूचना मंत्रालय में डिप्टी मंत्री की कमान दी गई है। तो वैसे ये सब क्या करेंगे, बन तो गए हैं लेकिन इससे मिलेगा कौन। फिर यहाँ पे लिखा है आपका प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद
तो वैसे यहाँ पे लिखा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुल्ला हसन अखुंद जो है तालिबान के शुरुआती स्थल कंधार से ताल्लुक़ रखता है और सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से हैं। उन्होंने रहबरी सूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया है और मुल्ला हैबतुल्लाह क्या है अखुंदजादा के करीब माना जाता है। फिर इसमें लिखा है 1996 से 2001 में अफगानिस्तान के तालिबान की पिछली सरकार के दौरान मुल्ला हसन विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। फिर लिखा है गृह मंत्री कौन? सिराजुद्दीन हक्कानी। तो गाइस हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और सोवियत विरोधी छत्रप जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय का कार्यभार मिला है। फिर सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों की सूची में है और अमेरिका ने उनके बारे में जो है सूचना देने वाले के लिए $50 लाख का इनाम रखा है। रक्षा मंत्री की बात करें तो मौलवी मोहम्मद याकूब, ऐसे सब जैसे मजाक सा है। इसमें लिखा है तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब नए रक्षा मंत्री होंगे। फिर याकूब मुल्ला हैबतुल्ला के छात्र थे। ओके, फिर जिन्हें पूर्व में उन्हें तालिबान के शक्तिशाली सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। फिर लिखा है विदेश मंत्री आपके आमिर खान मुतक्की, ठीक है, मूल रूप से पंक्तियों का रहने वाला मुतक्की जो है खुद को हेलमंद का रहने वाला बताता है और मुतक्की ने पिछली तालिबान सरकार में शिक्षा मंत्री के साथ साथ संस्कृति और सूचना मंत्री का जो है आपका कार्यभार संभाला। फिर मुतक्की को बाद में कतर भेजा गया और उन्हें शांति आयोग और वार्ता दल का जो है सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका से बातचीत की। और उप सूचना मंत्री की बात करें तो यह है जबीउल्लाह मुजाहिद। तो वैसे इसमें लिखा है तालिबान के लंबे समय से प्रवक्ता मुजाहिद 1 दशक से अधिक समय से समूह की गतिविधियों की जानकारी देते रहे हैं और ये नियमित रूप से क्या अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से वितरण पोस्ट करते हैं। फिर लिखा है तालिबानी मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री, तो इसमें प्रधानमंत्री ये सारे दे रखे हैं, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री हम बात करते हैं तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, और उसके बाद पहला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है आपका? मुल्ला बरादर। फिर दूसरे जो है उप प्रधानमंत्री कौन है गाइस? अब्दुल्ला सलाम हनाफी। और उसके बाद आप गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा, न्याय मंत्री, फिर जल एवं ऊर्जा मंत्री देख लीजिएगा, फिर नागरिक उड्डयन और परिवहन मंत्री, कार्यवाहक, ये तो कार्यवाहक है गाइस, तो कार्यवाहक सूचना और जो है संस्कृत मंत्री, कार्यवाहक उद्योग मंत्री, हज मंत्री, और क्या लिखा है सीमा और आदिवासी मामलों के कार्यवाहक मंत्री, फिर आपका लिखा है विदेश मंत्री, उप रक्षा मंत्री। तो वैसे ये सब करेंगे क्या ये तो पता नहीं। अब पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ते घटनाक्रम के बीच क्या है कट्टरपंथ इस्लामिक संगठन तालिबान ने सशस्त्र संघर्ष में देश की सरकारी सेना को पराजित कर एक बार फिर से वहां की सत्ता पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा कर लिया। फिर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश की राजधानी जो है काबुल में तालिबान के प्रवेश से पहले ही देश छोड़कर चले गए, यानी कि भाग गए। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले लिया और इसी के साथ जो है अफगानिस्तान में वैधानिक सत्ता का पतन हो गया। वैसे अगर ऐसा हमारे देश में होता है तो क्या होगा। इससे पहले अफगानिस्तान में लगभग 20 वर्ष से रह रहे अमेरिकी सेना के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति को जो बाइडेन ने जो है अप्रैल 2021 में घोषणा की थी कि अमेरिकी सेना को जो है 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। तो तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर क्या रख दिया? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रख दिया। तो तालिबान द्वारा वहाँ चाहे सरिया कानून को लागू कर दिया गया है और महिलाओं पर अपने अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। तो लिखा है पाकिस्तान, चीन और रूस ने तालिबान के कब्जे का समर्थन करते हुए उनके नेतृत्व में क्या है अफगानिस्तान के साथ सहयोगपूर्ण जो है संबंध बनाए रखने की बात कही गई है। तो गाइस वहाँ पे तो सिविल सर्विसेज में भी कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता होगा। तो यहाँ पे लिखा है श्रीलंका में खाद्य संकट के कारण क्या है आपका आर्थिक आपातकाल की घोषणा। तो गाइस लिखा है श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन? आपका गोताबाया राजपक्षे ने 30 अगस्त 2021 को देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है और उन्होंने निजी बैंक के आयात को वित्त पोषित करने के लिए जो है विदेशी मुद्रा की कमी है और जिन्हें क्या है जिससे क्या होता है खाद्य संकट बिगड़ गया है और देश एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कहा है कि उन्हें चीन
चावल व अन्य जो है आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने गाइस यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कहा है कि उन्हें चीनी, चावल या अन्य खाद्य पदार्थ की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकालीन नियमों को आदेश दिया है। तो देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद क्या है, बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह कदम जो है उठाया गया है। इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जो श्रीलंकाई रुपया 7.5% गिर गया है। तो राजपक्षे ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चीनी या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल के रूप में नामित किया है, जिनके पास व्यापारी को खुदरा विक्रेता द्वारा जमा किए गए खाद्य स्टॉक को जब्त करने और उनकी कीमतों को रेगुलेट करने की शक्ति होगी। फिर लिखा है कि यह कदम चीनी, चावल, प्याज और आलू की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद उठाया गया है, जबकि दूध, पाउडर, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कमी के कारण दुकान के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। फिर लिखा है श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल के व्यापक उपाय का उद्देश्य क्या है, आयातकों द्वारा राज्य के बैंकों पर शेष ऋण की वसूली करना है। कैसे लिखा है, बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में गिरकर कितना $2.8 बिलियन हो गया है, जो नवंबर 2019 में $7.5 बिलियन था। इसकी बहुत ज़्यादा गिरावट है। फिर लिखा है 2020 में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 3.6% की गिरावट आई है, और इस पिछले साल मार्च में सरकार ने विदेशी लेन देन बचाने के लिए क्या है, वाहनों और अन्य वस्तुओं सहित खाद्य तेलों और हल्दी, स्थानीय खाना पकाने के आवश्यक मसाले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो लिखा है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा 2 सितंबर 2021 को द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की। सूची में जो है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान, और इसके बाद आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसको दूसरे और तीसरे स्थान दिया गया। फिर इसमें लिखा है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 400 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारतीय जो IISc मतलब जो भारतीय विज्ञान संस्थान है आपका बेंगलुरु, उसको 300 से लेकर 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया, और 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय संस्था है। किसी भी भारतीय संस्था को शीर्ष 200 ग्लोबल लीग टेबल में जो है स्थान नहीं मिला है। फिर लिखा है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 99 देशों और क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 जो आपका विश्वविद्यालय शामिल है, जिसमें रैंकिंग 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। फिर लिखा है 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को टाइम्स हायर एजुकेशन की शीर्ष 400 की सूची में स्थान मिला है, जिसमें आपका है IISc बेंगलोर, फिर दूसरा है IIT रोपड़, तीसरे नंबर पे आपका JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च मैसूर में, और IIT इंदौर हो गया। अब लिखा है दुनिया के कुल 1662 विश्वविद्यालयों की सूची में 35 ऐसे भारतीय जो है आपके संस्थान हैं जिन्हें शीर्ष 10,000 विश्वविद्यालयों की जगह बनाई है, और सूची में कुल 72 जो है भारतीय संस्था 1662 में शामिल है। दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो गाइस फर्स्ट नंबर पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK, फिर सेकंड पे है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी US, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी UK, फिर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है आपका कहाँ पे है, UK में है, फिर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी US, फिर लिखा है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी US है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय US है, फिर है येल विश्वविद्यालय US है, और फिर आपका शिकागो विश्वविद्यालय US, सारे US के हैं और 2 UK के। फिर लिखा है स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल। स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है, और अब वैश्विक मंच का सदस्य है, और जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 98 देश बन गया है। स्वीडन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौती का सामना करने में जो है योगदान देने के लिए ISA में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अपने विशेषज्ञता अनुभव को साझा करने की उम्मीद करता है। फिर अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टॉकहोम का दौरा किया है, और जिस दौरे
जिस दौरान दोनों पक्ष एक स्थायी भविष्य के लिए नवाचार साझेदारी को और गहरा करने पर सहमत हुए। फिर लिखा है नवंबर 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक भारत के कौन है माथुर है। फिर लिखा है आइन दुबई दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा क्या है आपका ऑब्जर्वेशन व्हील है। दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया। फिर लिखा है आपका लंदन आई से लगभग 2 गुना ऊंचा आइन दुबई जो है आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा और यहाँ से वे दुबई के सुरम्य क्षितिज के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकेंगे। फिर लिखा है ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित ये ऑब्जर्वेशन व्हील लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 76 मिनट के 2 रोटेशन वाले अनुभवों को प्रदान करेगा। ठीक है, पुर्तगाली भाषा के देशों के समूह में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल। ओके, तो यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय के अनुसार जो है भारत जुलाई 2021 में पुर्तगाली भाषा के देशों के समुदाय में सहयोगी जो पर्यवेक्षक के रूप में क्या है शामिल हो गया। पुर्तगाली भाषा का प्रचार और प्रसार CPLP, ठीक है, ये रहा आपका CPLP के सदस्य देशों के बीच जो है राजनीतिक और राजनयिक सहयोग एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग इसका क्या है उद्देश्य है। फिर लिखा पुर्तगाली भाषा के देशों के जो समुदाय हैं CPLP को लूसोफोन कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखा है ये 4 महाद्वीपों में लूसोफोन राष्ट्र का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राजनीतिक संघ है और जहाँ जो है पुर्तगाली एक आधिकारिक भाषा है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है ये लूसोफोन देश के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध को मजबूत करने के लिए एक नया मंच है और यहाँ पे लिखा है CPLP में 9 सदस्य देश और 32 जो है आपका सहयोगी पर्यवेक्षक शामिल हैं जो यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया में स्थित है और 37 देश और 4 संगठन है। और लिखा है 9 सदस्य देश कौन है अंगोला, ब्राज़ील, कैप वर्डे, गिनी बिसाऊ, फिर मोज़ाम्बिक है, पुर्तगाल है, साओ टोम और प्रिंसिप है। फिर 2002 में क्या है आपका तिमोर लेस्ते और 2014 में आपका इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, 9वां पूर्ण सदस्य बना। फिर लिखा है पुर्तगाली भाषा देश का समुदाय आधिकारिक तौर पर 17 जुलाई 1996 को लिस्बन पुर्तगाल में जो है स्थापित किया गया। तो वैसे पुर्तगाल कहाँ पे ये मैप में देखिएगा। इसमें लिखा है चीन ने किया 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य निर्धारित। तो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल और कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ होता है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या है आपका ऑफसेट करना। फिर इसमें लिखा है किसी देश के लिए इसका अर्थ कोयले की जगह सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली परियोजना जैसे पुनर्वनरोपण में जो है निवेश करना शामिल है। तो चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और तेजी से शहरीकरण को शक्ति प्रदान करने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प की तलाश करने की आवश्यकता है। जुलाई 2021 में चीन ने दुनिया के सबसे बड़े कार्बन व्यापार बाजार खोला और जिसने देश में उत्सर्जन की कीमत और विनियमन के लिए क्या है एक रूपरेखा तैयार की। फिर लिखा है चीन परमाणु ऊर्जा में निवेश के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और ऑटोमेशन के प्रयोग का भी विस्तार कर रहा है। परमाणु ऊर्जा ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करती है। फिर इसमें लिखा है चीन भंडारण बैटरी जैसी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान भी कर रहा है और क्या है कम उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्रों के पूरक के लिए हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग कर रहा है। चीन सरकार अधिक पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करेगी ताकि कोयला आधारित संयंत्र बिजली उत्पन्न करने में एक छोटी भूमिका निभा सके। फिर लिखा है सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को उत्सर्जन को कम करने का भी निर्देश दिया। फिर लिखा है थाईलैंड में लगाया सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन
पर प्रतिबंध। तो वैसे यहाँ लिखा है अगस्त 2021 में थाईलैंड ने ऐसे रसायनों वाले सनस्क्रीन पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया है जो उनके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में प्रबल यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचाता है। मतलब सनस्क्रीन पे क्या करा, प्रतिबंध लगाएगा। इसमें लिखा है पर्यटकों द्वारा धूप में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लोशन धीमी गति से वृद्धि करने वाले प्रवाल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें लिखा है थाई संरक्षण विभाग के अनुसार आमतौर पर सनस्क्रीन की में पाए जाने वाले जो 4 तत्व यानी कि 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं और प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे हैं और प्रवाल विरंजन का कारण बने। तो प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को क्या होगा कि 1,62,000 तक का है जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि इस 2100 पाउंड तक जुर्माना होगा। प्रतिबंधित लोशन वे हैं जिसमें क्या है आपका ऑक्सीबेंजोन है, ऑक्सीनॉक्सेट है आपका 4, मिथाइल बेंजीलिडीन कपूर और फिर आपका ब्यूटाइल परबेन है। इसी तरह के प्रतिबंध प्रशांत द्वीप, पलाऊ और अमेरिकी राज्य हवाई द्वारा भी लगाए गए हैं। फिर लिखा है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2022। तो इसमें लिखा है लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण QS क्वाक वैलेरी साइमंड्स द्वारा आपका 28 जुलाई 2021 को आपका QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई और ये रैंकिंग का 9वां संस्करण है। और रैंकिंग में शामिल होने वाले शहरों के लिए पैमाना के अंतर्गत कम से कम 2.5 लाख की आबादी और कम से कम 2 विश्वविद्यालय हालिया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने चाहिए। फिर लिखा है रैंकिंग का निर्धारण विश्वविद्यालय रैंकिंग, छात्र मिश्रण, फिर है वांछनीयता, फिर आपका है नियोक्ता गतिविधि और वहनीयता और छात्रों की प्रतिक्रिया जैसे संकेतों के आधार पर किया जाता है। तो रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शीर्ष स्थान पर लंदन और दूसरे स्थान पर म्यूनिक, 3rd नंबर पे है सियोल एंड 4th नंबर पे टोक्यो, 5th नंबर पे है बर्लिन। तो भारतीय शहर मुंबई एंड बेंगलुरु जो है वैश्विक शीर्ष 100 शहरों में मतलब 100 शहरों की जो सूची है उससे बाहर है। नवीनतम संस्करण में 106वें और 110वें स्थान पर कौन, मुंबई एंड बेंगलुरु। तो मुंबई जो है वहनीयता संकेत में वैश्विक स्तर पर 21वें स्थान पर और दूसरी और बेंगलुरु जो है वैश्विक स्तर पर वहनीयता संकेत है उसमें 7वें स्थान पर। फिर नियोक्ता गतिविधि संकेतक में जो है आपका मुंबई वैश्विक स्तर पर जो है आपका 52वें स्थान पे है। फिर रैंकिंग के 90 संस्करण में मुंबई को जहां 29th स्थान का नुकसान हुआ है, वहीं बेंगलुरु की जो रैंकिंग है उसमें 21 स्थान की गिरावट हुई है। फिर लिखा है बच्चों पर केंद्रीय जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। तो अगस्त 2021 में क्या है यूनिसेफ द्वारा जारी जलवायु संकट एक बाल अधिकार संकट है नामक रिपोर्ट में बच्चों पर केंद्रीय जलवायु जोखिम सूचकांक प्रस्तुत किया गया। यह सूचकांक बच्चों के जलवायु पर्यावरणीय खतरों जैसे कि चक्रवात और ग्रीष्म लहरों के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है। फिर लिखा है 4 दक्षिण एशियाई देशों सहित 33 देशों में रहने वाले लगभग 1 बिलियन बच्चे जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक उच्च जोखिम में हैं। और सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पहले, चैड और फिर नाइजीरिया दूसरे गिनी बिसाओ और सोमालिया चौथे स्थान पर है। और इन देशों के बच्चे के अधिक जलवायु जोखिम में है। फिर सूचकांक में शामिल आइसलैंड आपका 163, लग्जमबर्ग 162, न्यूजीलैंड 161वें स्थान पर और फिनलैंड और एस्टोनिया 159वें स्थान पर है जहां बच्चों को सबसे कम खतरा है। फिर इसमें लिखा है सूचकांक में भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है। और भारत को सूचकांक में येमन और सिएरा लियोना के साथ जो है 26वें स्थान पर रखा गया और पाकिस्तान 14वें स्थान पर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों 15वें। फिर भारत उन 33 अत्यंत जो है उच्च जोखिम वाले देशों में से एक है जहां बाढ़ और वायु प्रदूषण बार होने वाले पर्यावरणीय खतरे हैं। तो वैसे आगे है सुरक्षित शहर सूचकांक 2021। तो इसमें लिखा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अगस्त 2021 में सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 का 4था संस्करण जारी हुआ जिसमें 60 शहरों को डिजिटल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा जैसे 5
क्षेत्रों को कवर करते हुए 76 संकेतों के आधार पर रैंक प्रदान करी। और इसमें क्या है, आपका डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर और वहीं यंगून को अंतिम स्थान पर रखा गया। तो सूचकांक में शामिल शीर्ष 10 शहरों में कौन कौन है? कोपेनहेगन है, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, एम्स्टर्डम, आपका वेलिंगटन, हांगकांग, मेलबर्न और स्टॉकहोम। ठीक है, 60 शहरों की इस सूची में 2 भारतीय शहर यानी कि दिल्ली 48 और आपका मुंबई 58 स्थान पे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाव है, जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। ये लिखा है ग्रीनलैंड हिम चादर के सर्वोच्च शिखर पर पहली बार वर्षा। फिर इसमें लिखा है अगस्त 2021 में पहली बार ग्रीनलैंड हिम चादर के सर्वोच्च शिखर पर वर्षा हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले से ही तेजी से पिघल रहे इस हिम चादर के लिए यह क्या है, चिंताजनक स्थिति है। 14 अगस्त 2021 को हिम चादर के 3216 मीटर ऊंचे शिखर पर कई घंटों तक वर्षा हुई है, जहां तापमान लगभग 9 घंटे तक हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया है। 14 अगस्त से 16 अगस्त तक जो है 3 दिनों में जो है ग्रीनलैंड में कुल मिलाकर 7 बिलियन टन वर्षा हुई है, जो 1950 के आंकड़े एकत्रित किए जाने के बाद सबसे बड़ी मात्रा है। और अंटार्कटिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हिम चादर ग्रीनलैंड के पहले से ही पिघले हुए दशकों में वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 25% वृद्धि देखी गई है। तो कैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर। तो इसमें लिखा है यूरोपीय आयोग ने 14 जुलाई 2021 को अपने नए जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कार्बन गहन स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली के आयात पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर का आयोजन किया है। फिर आयोग ने के अनुसार जो है सीमा शुल्क को 2026 के चरणबद्ध किए जाना चाहिए। और सीमा कर को यूरोपीय उद्योग को विदेशों में उन प्रतियोगियों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके निर्माता कार्बन उत्सर्जन के लिए जो है शुल्क नहीं लिए जाने के कारण कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं। फिर लिखा है प्रस्ताव के तहत जो है 2023 से 2025 में एक बदलाव के चरण में बिजली आयात करने वाले सहित आयातकों को अपने उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। फिर लिखा है दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें लिखा है सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा मुरा, द्रवा और डैन्यूब को दुनिया का पहला 5 देश बायोस्फीयर जो है रिजर्व घोषित किया गया। ये रिजर्व मुरा, द्रवा और डैन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में फैला हुआ है। तो वैसे आगे बढ़ते लिखा है रिजर्व का कुल क्षेत्रफल जो है 1 मिलियन हेक्टेयर है और जिसे तथा कथित रूप से यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है, जो अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। फिर लिखा है नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। तो वैसे इसमें लिखा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेताओं की सूची में शीर्ष पर है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट, जिसका प्रकाशन सितंबर 2021 में हुआ है, के अनुसार मोदी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल 3 विश्व नेताओं की स्वीकृति रेटिंग 60 के ऊपर है, जिसमें पीएम मोदी सबसे ऊपर है। उनकी जो स्वीकृति रेटिंग है वो है 70। फिर लिखा है मोदी के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, मैक्सिको के राष्ट्रपति है आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर और उसकी स्वीकृति कितनी है आपकी 62 है। और तीसरे नंबर पे कौन है आपके इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी। फिर लिखा है 52 रैंकिंग के साथ चौथे नंबर पर जो है आपके जर्मनी के चांसलर है एंजेला मार्केल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पे है और बाइडेन की रैंकिंग 50 से कम है। 48 रैंकिंग के साथ जो है 5वें नंबर। फिर लिखा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो वैसे 30 जून 2021 को दुनिया के 100 देशों का फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा 30 जून 2021 को दुनिया के 100 देशों का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स
2021 जारी किया गया। इसके अंतर्गत स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देश और शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाएगी। भारत 8.833 के स्कोर के साथ 20वें स्थान पर और 2019 में 17वें स्थान पर और 2020 में ये का 23वें स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को जो है बेहतर बनाने की जरूरत है। फिर लिखा है इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे और इजराइल तीसरे स्थान पे। फिर लिखा है शहरवार रैंकिंग में सैन फ्रांसिस्को जो है फर्स्ट नंबर पे है, न्यूयॉर्क और बीजिंग जो है आपके उसके बाद है। फिर लिखा है 1000 शहरों को स्थान दिया गया है, ठीक है, इस सूचकांक में। फिर लिखा है कि आपके कुल 1000 शहरों की सूची में अगर हम भारत की बात करें तो 43 शहर इसमें शामिल है और सबसे ऊपर है आपका 20वें स्थान पर बेंगलुरु, नहीं सॉरी, शीर्ष 20 में 10वें स्थान पे है बेंगलुरु, नई दिल्ली 14वें स्थान पे है, मुंबई आपका 16वें स्थान पे। तो गाइस यहाँ पे प्रमुख देश की रैंकिंग और शीर्ष 3 रैंकिंग वाले देश शहर। तो प्रमुख देश की अगर हम बात करें तो आपका अमेरिका आ जाता है, ब्रिटेन इजराइल आ जाता है, 20वें नंबर पे भारत। शहर की बात करते हैं तो गाइस सैन फ्रांसिस्को फर्स्ट, न्यूयॉर्क और बीजिंग आपका सेकंड और थर्ड पे। तो शीर्ष 5 स्थानों में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के बाद क्रमशः कनाडा एंड जर्मनी का स्थान आता है। फिर ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स की गणना 3 मानदंडों के रूप में की जाती है। एक हो गया आपका मात्रा, गुणवत्ता, व्यावसायिक वातावरण। फिर इसमें लिखा है मात्रा मानदंड में स्टार्टअप की संख्या क्या है, मीटअप से संबंधित स्टार्टअप की संख्या, सह कार्य स्थलों की संख्या, त्वरक की संख्या आदि जैसे तत्व शामिल है। सूचकांक में एशिया प्रशांत स्तर पर क्या है, चीन शीर्ष पर है यानी कि वैश्विक रैंकिंग 7 है और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पे है और भारत जो है आपके 5वें स्थान पे, ठीक है। अब लिखा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा 29 जून 2021 को वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में दुनिया भर में कितने 194 देश को स्थान मिला है। तो इसमें लिखा है ITU वैश्विक स्तर पर जो है साइबर सुरक्षा के लिए देश को प्रतिबद्धता को मापता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है 2020 के इस सूचकांक में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका शीर्ष पे है, उसके बाद ब्रिटेन एंड सऊदी अरब जो है सेकेंड स्थान पर है और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है, एस्टोनिया। फिर आगे लिखा है सूचकांक में भारत 37वें स्थान के सुधार के साथ 10वें स्थान पर आ गया है और संयुक्त राष्ट्र के निकाय द्वारा साइबर सुरक्षा पर भारत के प्रयासों की पुष्टि की गई है और भारत एक वैश्विक IT हब के रूप में उभर रहा है और डेटा गोपनीयता और नागरिकों के ऑनलाइन अधिकारों की सुरक्षा के लिए दृढ़ उपाय के साथ अपनी डिजिटल प्रभुसत्ता का दावा करता है। तो इस सूचकांक में जो है 5 मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जैसे कि कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और क्या सहयोग शामिल है। तो कैसे इसमें अगर हम बात करें 5 शीर्ष देशों की तो उसमें फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, देन ब्रिटेन है, फिर सऊदी अरब है, एस्टोनिया है, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आपका सिंगापुर, स्पेन आपका क्या है चौथे नंबर पे है, फिर आपका रूस, UAE और क्या है मलेशिया जो है आपके तीनों मिलाकर 5वें स्थान पे है, ठीक है। फिर लिखा है सूचकांक में चीन जो है आपका 33वें स्थान पे, भारत आपका कितने 10वें स्थान पे और पाकिस्तान आपका कौन से स्थान पे, 79वें स्थान पे। अब इसमें लिखा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। तो इसमें लिखा है 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और मैन स्पिंगटन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 जो है जारी की गई। इस रिपोर्ट के तहत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 में कुल 165 देशों को सतत वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। तो सूचकांक में यहाँ यूरोप का देश है फिनलैंड, वो गाइस आपका शीर्ष पर है, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है आपके सबसे लास्ट में है। फिर यहाँ पे बात करते हैं 5 देशों की जो शीर्ष पर हैं। तो गाइस वो है आपका फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है एंड बेल्जियम है। उनके आप स्कोर देख सकते हैं, हालांकि ये कोई पूछता नहीं है। तो इस सूचकांक में क्या है, विश्व के अन्य प्रमुख देशों में फ्रांस 8वें, ब्रिटेन 17वें, जापान जो है आपके 18वें, कनाडा आपके 21वें और अमेरिका 32वें, ऑस्ट्रेलिया आपका 35वें स्थान पे है। सूचकांक में भारत जो है 120वें स्थान पे, तो हम बहुत नीचे हैं दोस्तों। भारत से ही पड़ोसी देशों की भी सूची देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे 57 पे चीन है, भूटान है, फिर श्रीलंका आपका रैंकिंग आप देख सकते हैं। भारत की रैंकिंग 120 है, बाकी सब आप देख सकते हैं। ब्रिक्स देशों में भारत और चीन
के अलावा रूस जो है आपका 46 पे है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये सारी आप देख सकते हैं। इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शामिल निम्न जो नीचे के 5 देश हैं वो कैसे सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है, आपका दक्षिण सूडान है, चैड है, सोमालिया है और फिर आपका लाइबेरिया है। फिर लिखा है सतत विकास सूचकांक। सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर जो है रैंक प्रदान करती है। फिर लिखा है 47 पर जो आपका G7 शिखर सम्मेलन 2021, तो दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों का 47 जो है आपका G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 के बीच दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में समुद्र के किनारे बने कार्बिस बे कानवाल में संपन्न हुआ, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड ने की है। G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, तो मेजबान देश ब्रिटेन ने वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जिसमें संयुक्त रूप से डेमोक्रेसी 11 कहा जाता है। फिर इसमें लिखा है G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मार्केल, जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सम्मेलन के अध्यक्ष जो हैं आपके बोरिस जॉनसन ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया। तो सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना वायरस से वैश्विक रूप से निपटने के लिए जो है वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया, जिसे जो है जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। फिर इस नारे के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी को देखते हुए G7 समूह के देशों को कोविड-19 टीके के लिए जो है पेटेंट सुरक्षा को हटाने की मदद मांगी। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया और वह बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ सत्र के प्रमुख जो है वक्ता रहे और वह सत्र कोरोना महामारी के वैश्विक रिकवरी और भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलेपन को मजबूत करने पर जो है केंद्रित था। तो ब्रिटेन के कॉर्नवाल में 13 जून को संपन्न द्विवार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए 100 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिसमें 5 करोड़ डोज जो है अमेरिका और 10 करोड़ ब्रिटेन द्वारा दी जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट लिखा है G7 के अनुसार जो है 100 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध कराने में उन्हें करीब 1 वर्ष लग सकता है और समूह की तरफ से जारी संदेश के मुताबिक 2021 के अंत तक कम से कम जो है 70 करोड़ टीके निर्यात किए जाएंगे, जिसमें से जो आधे गैर G7 देशों के लिए होंगे। फिर लिखा है WHO और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के तहत शुरू हुई कोवाक्स पहल के तहत 95 टीके लाइसेंस छूट के द्वारा और गैर लाभ आधार पर हुए उत्पादन से उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर लिखा है गावी के तहत 2021 के आखिर तक कम आय वाले देशों में 200 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल यह लक्ष्य पूरा होने में बहुत पीछे नजर आ रहा है। G7 देश के बिल्डिंग बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड योजना के तहत अफ्रीकी रेलवे के विकास और एशिया में विंड फार्म का विस्तार करना चाहते हैं और इसे जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समक्ष बनाई योजना की तरह देखा जा रहा है। फिर लिखा है जमशेदजी टाटा 100 वर्ष के में दुनिया के सबसे बड़े दाता। चलिए आइए देखें क्या लिखा है। लिखा है हुरून और एडिल गिव फाउंडेशन द्वारा तैयार तथा 23 जून 2021 को जारी एडिल गिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी नामक रिपोर्ट में टॉप 50 दानियों में सूची में भारतीय उद्योग जगत के पितामह व टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नुसी खान जी टाटा शीर्ष स्थान पर हैं। जमशेद जी को 100 वर्षों में सबसे बड़ा दानदाता चुना गया है। तो जमशेद जी द्वारा स्थापित टाटा समूह 102 अरब डॉलर परोपकार में दे चुका है। फिर इसमें लिखा है नमक से लेकर आपका सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले टाटा समूह के जमशेदजी समूह ने दान देने में दुनिया के अन्य उद्योगपति में काफ़ी
जो है आगे हैं। तो सूची में दूसरे स्थान पे हैं बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स, जिन्होंने 74.6 अरब डॉलर दान दिया। फिर उसके बाद आपके हैरी वेलकस, और उसके बाद है हावर्ड ह्यूज, फिर आपके हैं वॉरेन बेफ, फिर आपके हैं जॉन सॉरस, फिर गाइस उसके साथ है जॉन डी रॉक फेलर। ठीक है, ये जो है इस सूची में। फिर लिखा है जमशेदजी ने अपनी 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को दे दी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आज भी काम कर रही है। उन्होंने 1892 में से ही जो है दान देना शुरू कर दिया। तो सूची में एकमात्र दूसरे भारतीय उद्योगपति अजीम प्रेमजी हैं, जिन्होंने 22 अरब डॉलर की संपत्ति दान में दी है, 12वें स्थान पे। तो सूची में शामिल 50 लोगों में 832 अरब डॉलर का दान दिया गया है, जिसमें 329 अरब डॉलर निजी चंदे से आए। अब लिखा है नाटो की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक। तो लिखा है नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों को जो है 31वीं औपचारिक शिखर सम्मेलन 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई है। तो गाइस इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है सम्मेलन में नाटो के सदस्य देशों ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और नाटो के भविष्य के बारे में निर्णय लिया। नाटो 2030 एजेंडा के अनुसार नाटो को अनुकूलित करने के लिए ठोस उपायों पर जो है सहमति व्यक्त की। तो सम्मेलन में चर्चा के विषय में भू रणनीतिक वातावरण, उभरती प्रौद्योगिकी, सामूहिक रक्षा, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा को बदलने में नाटो की भूमिका जैसे मुद्दे शामिल। तो नाटो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का क्या है, एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसके सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली जो है शामिल है, और जहां स्वतंत्र सदस्य देश बाहरी पक्ष द्वारा किसी भी हमले के मामले में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। फिर लिखा है मूल नाटो में 12 सदस्य देश थे, जो अब बढ़कर कितने 30 हो गए। संगठन का सबसे नवीनतम जो सदस्य वो कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया है। ठीक है, ये कब आता है? 27 मार्च 2020 में नाटो का सदस्य बनता है। फिर लिखा है चीन ने बनाया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। तो लिखा है चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्या दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को जून 2021 में आखिरी सप्ताह में चालू कर दिया। फिर लिखा ये बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिनशा नदी पर बनाया गया है। 289 मीटर लंबा डबल वक्रता वाला आग बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। फिर इसमें लिखा है चीन की यांगची नदी पर स्थित थ्रो गोजेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, जिसका परिचालन वर्ष 2003 से शुरू है। फिर इसमें लिखा है बेहतन बांध जिनशा नदी पर निर्मित है और यांगची नदी की सहायक है, जो ठीक है, और इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ जो है बनाया गया है। 16,000 बहुत ज़्यादा है। इसमें लिखा है वर्ल्ड गिनीज इंडेक्स 2021। तो ब्रिटेन स्थित क्या चैरिटी एंड फाउंडेशन ने जून 2021 में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस इंडेक्स में दुनिया के 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो इस सूचकांक में कुल 3 मानदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है, और कौन कौन से? किसी अजनबी की मदद, किसी चैरिटी के लिए आर्थिक अनुदान, और किसी संस्थान के लिए स्वैच्छिक समय दान। ठीक है, फिर लिखा है चैरिटी एंड फाउंडेशन ब्रिटेन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया भर में जीवों समुदायों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है। तो 114 देशों की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जहां शीर्ष दानशील देश होने के साथ इंडोनेशिया को मिला है, और वहीं सबसे कम दानशील देश के रूप में 114वां स्थान जापान को दिया गया है। तो इस सूचकांक में भारत 14वें स्थान पे है। वर्ष 2017 से 19 के बीच भारत की दान और परोपकारी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2020 में भी जारी रही। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 61% भारतीयों ने अपरिचितों को मदद की, और 34% लोगों ने धन राशि दान दी। फिर लिखा है सूचकांक में इंडोनेशिया के बाद केन्या दूसरे, और फिर है नाइजीरिया तीसरे, म्यांमार चौथे, ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर। वहीं प्रमुख देशों में अमेरिका 19 और ब्रिटेन 22वें स्थान पर। सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन है? जापान के बाद आपका आता है पुर्तगाल, बेल्जियम एंड इटली। जो अच्छे कंट्री था गाइस, वो नीचे स्थान पे। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में आपका नेपाल 27, श्रीलंका 63 और
बांग्लादेश 69, चीन 95 और पाकिस्तान 107वें स्थान के सूचकांक में। ठीक है, उसमें लिखा है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021। तो लंदन स्थित संस्थान नाइट फ्रैंक द्वारा जून 2021 में नवीनतम शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स 2021 जारी किया। तो भारत में वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान जो है मकानों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और इसी कारण से भारत ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में जो है 12 स्थान पर चढ़कर जो है 55वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2020 की पहली तिमाही के दौरान इस इंडेक्स में भारत 43वें स्थान पर था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में पहली तिमाही के दौरान क्या है वार्षिक आधार पर मकानों की कीमतों में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 की चौथी तिमाही से लेकर जो है 2021 की पहली तिमाही के दौरान जो है मकानों की कीमतों में 1.4% की बढ़ोतरी हुई है। फिर लिखा है नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने वर्ष 2005 के बाद से सबसे अधिक वार्षिक मूल्य वृद्धि दर प्राप्त की है, जिसमें वार्षिक 13.2% की वृद्धि। फिर लिखा है साल दर साल आधार पर तुर्की कीमतों के मामले में वार्षिक 32% की वृद्धि के साथ ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है और इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड 22.1% की वृद्धि के साथ दूसरे और 16.6% की वृद्धि के साथ लग्जमबर्ग तीसरे स्थान पर। तो रैंकिंग में स्पेन का प्रदर्शन जो है निम्न है, 56वां रैंक है और यहाँ घरों की कीमतों में 1.8% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद भारत का स्थान आता है यानी कि 1.6% की गिरावट के साथ। तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें अगर 2021 की, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक NP सिडनी द्वारा जो है 17 जून 2021 को दुनिया के 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों पर आधारित वैश्विक शांति सूचकांक 2021 को जारी किया गया। यह सूचकांक शांति के रुझान, उनके आर्थिक मूल्य, शांतिपूर्ण समाज को कैसे विकसित किया जाए और इस पर अब तक का सबसे विस्तृत डेटा जो है संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का मुख्य विषय क्या है? एक जटिल विश्व में शांति का मापन। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आइसलैंड जो है शीर्ष पर है और एशिया का देश जो है अफगानिस्तान वो लगातार चौथे वर्ष भी दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश है। फिर लिखा है यह सूचकांक भारत के वर्ष 2020 की अपनी रिपोर्ट में 2 स्थान के सुधार के साथ दुनिया का 135वें सबसे शांतिपूर्ण देश। तो दक्षिण एशिया में इसकी स्थिति 5वीं सबसे शांतिपूर्ण देश की है और इसका स्कोर देख लीजिए। तो फिर इसमें लिखा है सूचकांक में शामिल सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश में 5 कौन कौन से? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल एंड स्लोवेनिया है। फिर लिखा है सूचकांक में लास्ट में 5 कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान एंड ईरान है। सूचकांक में शामिल देशों में 83 ने शांति के मामले में अपनी स्थिति में सुधार किया और 73 ने क्या किया उसमें कमी है। फिर इसमें लिखा है इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन जो है 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर किया जाता है। तो इन 23 सूचक संकेतकों को 3 विस्तृत विषयों के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। गाइस कौन कौन से? समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रयास और सैनिकरण का स्तर। फिर यहाँ लिखा है सूचकांक में शामिल भारत के पड़ोसी देशों में भूटान, नेपाल दक्षिण एशिया में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे है। बांग्लादेश जो है आपका 91वें स्थान पे है, श्रीलंका 95 और पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया की बात करें तो बांग्लादेश का 3rd नंबर पे है और श्रीलंका जो है आपका 4th नंबर पे। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आपका 6ठे नंबर पे दक्षिण एशिया में है और वैसे इसकी रैंकिंग कितनी है? 150। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं ना, तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तो बाकी का जो पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।